Hello and welcome to this special broadcast right here on NDTV. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी हम दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री and the national convener of the Aam Aadmi Party is with us for what we are calling Make India Number One, the AK Blueprint. इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, मैं अरविंद जी आपको ये बताता चलूं, ये मेरा कॉलेज है। अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ा क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी हैं। शरद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का, युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को भी मौका मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लें। मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन पिछले कुछ दिनों में अलग अलग कैंपेन देश के अंदर शुरू हुए हैं, जिनमें एक है मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन। आम आदमी पार्टी ने इसको शुरू किया है और हरियाणा के हिसार में इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारा जो मूल सवाल है, जो आज थीम है हमारे कार्यक्रम की, वो ये है कि हम ये समझना चाहेंगे कि क्या है ये मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन, प्लान क्या है और मकसद क्या है, कैसे देश को नंबर वन बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, सबसे पहले तो इस कैंपेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोगों के मन में बहुत बेचैनी है, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। आज़ादी के 75 साल हो गए। एक तरफ हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं बड़ी धूमधाम के साथ, लेकिन मन में एक सवाल उठता है, यार 75 साल हो गए आज़ादी के, हम पीछे क्यों रह गए। हमारे से कई देश इन 75 साल में आगे निकल गए। जो देश हमसे हमारे बाद आज़ाद हुए, सिंगापुर हमारे बाद आज़ाद हुआ 15 साल बाद, वो हमसे आगे निकल गया। जापान पूरा तहस नहस हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी पूरा तहस नहस हो गया था सेकेंड, वो हमसे आगे निकल गए। कितने देश हमसे आगे निकल गए। हमारे में कुछ कमी है क्या। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, इंसान बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मेहनती लोग उसने इंडिया में पैदा किए। उसके बाद भी हम पीछे क्यों रह गए। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट साइंटिस्ट्स हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बेस्ट व्यापार, फिर हम पीछे क्यों रह गए। अब जनता पीछे नहीं रहना चाहती, अब जनता कह रही है अब आगे बढ़ना है। तो मेक इंडिया नंबर वन लोगों को जोड़ने का कैंपेन है कि इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और लग जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अब 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, जनता साथ आए और तब देश आगे बढ़ेगा। Arvind ji, you see, just taking a cue from where you have left, you're saying make India number one, and successive governments over the past 75 years may not have done as much as they should have to make India number one. Now, you speak to any government who was in power for the past 7 decades or 8 years in particular, the last 8 years. Everybody says the same thing, that we did something for the betterment of this country, in other words, to make it number one. Are you trying to suggest that the requisite efforts were not taken by those previous governments, and that is why you feel the need that a new idea must be introduced? आजकल सवेरे जब आप अखबार उठा के पढ़ते हो, रोज़ कोई ना कोई खबर मिलती है। आज 8 MLA यहाँ खरीद लिए, यहाँ सरकार गिरा दी। आज 40 MLA यहाँ खरीद लिए, यहाँ सरकार गिरा दी। आज 30 MLA यहाँ खरीद लिए, यहाँ सरकार गिरा दी। 285 MLA खरीद चुके अभी तक ये। और कोई कहता है, जैसे हमारे जब MLA खरीदने आए तो 20-20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे। कोई कहता है 30 करोड़ में, वहाँ महाराष्ट्र में 50 करोड़, वहाँ इतने करोड़, मुझे नहीं पता, पर 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने MLA खरीदने में खर्च कर दिए और कितनी सरकारें गिरा दी। ऐसे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे देश नंबर वन बनेगा। ऐसे तो एक मिनट, ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा ना। MLA खरीद के सरकारें गिरा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये मेरा और आपका ही तो पैसा है। रोज़ लूट रहे हैं, सरकारों में पैसे लूट रहे हैं। लोग अखबार में पढ़ते हैं, आज फलाने अरबपति के 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया। एक स्टूडेंट बेचारा अपनी पढ़ाई करने के लिए लोन लेता है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है,
तो वो बैंक से लोन लेता है, वो अगर लोन वापस ना करे तो उसकी कुर्की कर लेते हैं। एक कोई बेचारा मिडिल क्लास का आदमी एक कार खरीदने के लिए लोन लेता है, एक किश्त अगर नहीं भरे तो उसकी कुर्की कर लेते हैं, गाड़ी खरीद लेने आ जाते हैं उसकी। ये 15-15 हजार करोड़, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। अगर माफ ही करने हैं तो इनके स्टूडेंट्स के लोन माफ कर दो ना, इनकी एजुकेशन फ्री कर दो आप, देश तब आगे बढ़ेगा। तो लोग कह रहे हैं 70 सालों में इन्होंने अपने घर भरने के सिवा, परिवार के लिए काम करने के सिवा, अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कोई काम नहीं किया। अब जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे, युवाओं का अलायंस बनाएंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। अरविंद जी, आपका जो कैंपेन लग रहा है आइडिया के लेवल पे, वो ये है मेरा भारत महान से मेरा भारत सबसे महान। तो ये होगा कैसे? महान से सबसे महान। ये रोड मैप, मैं रोड मैप जानना चाह रहा हूँ, ये लोग रोड मैप जानना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ मेरे को पता है। इन सब लोगों से पूछेंगे, सारे लोग साथ आएंगे, सबके आइडियाज आएंगे। लेकिन 2-4 चीजें हैं जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो भाषणबाजी होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज सवेरे सवेरे मैं एक प्रोग्राम अटेंड करके आ रहा हूं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, 1141 बच्चों ने IIT JEE का पेपर और नीट का पेपर क्लियर करा है। ये बड़ी बात है। सरकारी स्कूलों के नतीजे, और मेरे को बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूँ। इस देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं देश का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा एक सपना था कि जैसी अच्छी शिक्षा इस देश ने मेरे को दी, एक दिन मैं वैसी ही अच्छी शिक्षा इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को मुहैया कराऊं। आज मेरी रैंक जब आई थी IIT के पेपरों में 1985 में, मेरी रैंक आई थी 563। आज वो गरीबों के बच्चों, एक बच्चा था सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पापा जी, उस बच्चे की रैंक 569 आई है मेरे बराबर। तो मुझे अच्छा लगा कि जैसी शिक्षा मेरे को मिली इस देश ने दी, वैसी शानदार शिक्षा हम अपने गरीब से गरीब बच्चों को दे रहे हैं। 1 मिनट। अब आप सोच के देखो, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है। जब ये बच्चा IIT से निकलेगा, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। एक परिवार की गरीबी दूर हो गई। अगर हमने सारे बच्चों को पढ़ा दिया, इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, 5 से 10 साल के अंदर देश से गरीबी दूर हो जाएगी, सारे अमीर हो जाएंगे इस देश के अंदर। और उसके बिना नहीं हो सकता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार कर दिया, दिल्ली के गरीब से गरीब आज इतने बच्चे आए हुए थे वहां पे। किसी के पापा जी मजदूर हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाने वाले हैं, किसी के कोई डॉक्टर बन रहा है, अब कोई इंजीनियर बन रहा है, अब कोई कुछ बन रहा है। 18 करोड़ बच्चे देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली छोड़ दो तो बाकी जगहों के सरकारी स्कूलों का हाल कबाड़ खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब तक इन सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं करेंगे, शानदार नहीं बनाएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी मैंने पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाएगा। PM श्री योजना। यस, बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी प्रधानमंत्री जी को। लेकिन 14,500 स्कूलों को ठीक क्यों किया जाएगा? देश में 10.5 लाख स्कूल हैं। 10.5 लाख स्कूलों को तो ठीक करते करते मैं कैलकुलेशन 100 साल लग जाएंगे। सारे के सारे 10.5 लाख स्कूलों को 5 साल में ठीक कर सकते हैं। मेरे पास पूरी प्लानिंग है। मैंने कैलकुलेट किया है, सारे के सारे 10 लाख स्कूलों को ठीक करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इन्होंने पिछले 5 साल में अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। वो कर्जे माफ नहीं करते तो देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते। Is Mr. Kejriwal that your model as far as Make India #1 is एक concerned? शिक्षा है, शिक्षा सबसे जरूरी है। आप ये देखो, कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि केजरीवाल शिक्षा फ्री क्यों देता है। देश के 39 कंट्रीज, जितने अमीर देश हैं देश दुनिया के, सारे अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। अमेरिका देता है, लंदन देता है, जापान देता है, सारे अपने बच्चों को फ्री। क्यों? वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर हैं वो देश। अगर हमें अमीर बनना है
तो पहली चीज तो शिक्षा होनी चाहिए, सारे बच्चों के लिए शानदार शिक्षा, फ्री शिक्षा, बेस्ट क्वालिटी है। सेकंड, हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे देश के हर इंसान को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी और फ्री हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये हो सकता है, दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। सरकारी अस्पताल में जाओ और आपका सारा इलाज मुफ्त है। पूरे देश में भी हो सकता है, कर सकते हैं, इसका भी मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, अगर हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते, देश आगे नहीं बढ़ सकता। चौथी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश को अच्छी सड़कें चाहिए, हमारे देश को अच्छी बिजली चाहिए। बिजली के ऊपर आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, हमारे देश में कितने पावर कट लगते हैं। देश में टोटल 4 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, 4 लाख मेगावाट, और देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावाट है। तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा बिजली है, फिर बिजली क्यों नहीं आती? पूरे देश में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिजली, लेकिन बिजली आती नहीं है, बिजली जाती है। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही होता था, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, कहीं तार टूटी पड़ी है, कहीं ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, कहीं कुछ, मैंने और सतिंदर जैन ने खड़े हो के हमने तार चेंज कराए, ट्रांसफार्मर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम मिलने लग गए। एक शॉट के अंदर आप गरीबी देश से दूर कर सकते हो। अरविंद जी, आपने दिल्ली मॉडल पेश किया, गवर्नेंस करके दिखाई दिल्ली में 15 से और अभी तक चल रही है। आपने ये दिखाया कि कैसे शिक्षा में काम हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो सकता है, लेकिन ये जो आपका दिल्ली मॉडल है ये दिल्ली आधारित है। ठीक है, आप इसका प्रचार कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये एक मॉडल हो सकता है, लेकिन ये कैसे बाकी राज्यों पर भी अप्लाई होगा? क्योंकि दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, बाकी राज्यों के पास पुलिस है, दिल्ली के पास सरहद नहीं है, बहुत से राज्यों पर सरहद है। सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए पुलिस नहीं चाहिए। नहीं, पैसा तो लगेगा, पैसा तो लगेगा, नियत चाहिए, बेईमानी नहीं करनी। नहीं, बेईमानी करेंगे तो सारा पैसा चोरी कर लेंगे। सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए नियत चाहिए, यहाँ पे जज्बा चाहिए और वो चाहिए कि करके दिखाना है। अब पंजाब के अंदर अभी जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए सरकार बने, और 100 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पतालों के में सुधार चालू हो गया, स्कूलों के अंदर सुधार चालू हो गया, बिजली फ्री हो गई पंजाब के अंदर। तो पंजाब सरकार की नीयत अच्छी है, इसीलिए हो रहा है। बट केजरीवाल जी, वन एलिगेशन इज दैट आप काम जितना करते हैं उससे ज़्यादा, फिक्र जितना करते हैं उससे ज़्यादा उसका जिक्र कर देते हैं। जैसे पंजाब में काम हुआ तो ऐड बड़ा बड़ा अखबार में आ गया। करेंगे, काम कर रहे हैं, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? ये लोग तो बिना काम किए प्रचार करते हैं। मेरा कोई भी ऐड देख लेना, काम के बारे में प्रचार होगा। मैं स्कूल बनाऊंगा तो पूरे देश में बताऊंगा भाई स्कूल अच्छे कर दिए, दिल्ली में अच्छे हो गए, तो तुम लोग भी मांगो अपने अपने स्टेट में अपनी सरकार से। मैंने बिजली मुफ्त कर दी, पूरे देश में प्रचार करते हैं भाई महाराष्ट्र वाले भी मांगो, गुजरात वाले भी मांगो, सारे मांगो, मैंने कर दी तुम भी मांगो। तो अच्छा काम का प्रचार तो होना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल बिल्कुल एज इट इज पूरे देश में अप्लाई हो सकता है। मैंने 3-4 बातें कही, ये 3-4 बातें तो हर जगह हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, जो जनता से पूछेंगे, जनता की राय आएगी, जनता से चर्चा होगी। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं देश में जो काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। जैसे अभी बाड़मेर में जब से मैंने कैंपेन शुरू किया, बहुत लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। बाड़मेर एक डॉक्टर भरत हैं, MBBS डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। तो गरीबी के कारण उनको MBBS पूरी करने में बड़ी दिक्कत हुई, तो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं गरीब बच्चों को अब MBBS कराया करूंगा। तो 3rd ईयर से ही उन्होंने कुछ लोगों से डोनेशन लेके हर साल 50-50 गरीब बच्चों को, ऐसे गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिनके घर में खाने को नहीं है, किसी ने 11वीं पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके 50-50 बच्चों को MBBS हर साल वो एडमिशन करा रहे हैं। आपको जान के था 16 बच्चों को तो ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिशन करा चुके हैं वो। ये लोग जो हैं देश के, ये हमारे देश की उम्मीद हैं। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे हम, और ऐसे सारे लोगों को मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। One question I wanted to ask you, Mr. Kejriwal. See, you clearly have a vision. I can see that. You're passionate about it. And in Delhi and now you claim in Punjab, you seem to have started delivering also.
do you feel that no one else or no political stakeholder in this country shares this passion to make India number one? See, the reason why I ask this question, you look at Mr. Nitish Kumar, he wants a larger rainbow alliance, right? You look at Mamata Banerjee, she wants a rainbow alliance, a collective opposition with a collective mission. Does Mr. Kejriwal find himself in an ekla chalo mode, that you don't want to ally with anyone इस and देश push forward के- with your own इस ideas? देश के नेताओं को इकट्ठा करने से देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 130 करोड़ लोगों को अलायंस करने से देश नंबर 1 बनेगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। ये राजनीति उनके जिम्मे, स्कूल बनवाने हो तो मेरे को बुला लो, अस्पताल बनवाने हो तो मेरे को बुला लो, सड़कें बनवानी हो, बिजली ठीक करानी हो, किसी की बिजली खराब हो गई मेरे को बुला लो, मैं ठीक कर दूंगा, IIT का इंजीनियर हूँ। लेकिन आप कहो ये अलायंस होगा, फिर ये सीट एडजस्टमेंट, ये सब मेरे को समझ नहीं आता जी, उनके भरोसे। अरविंद जी, राजनीति का मतलब ये होता है कि आप सत्ता को अपने हाथ में लीजिए, अधिकार अपने हाथ में लीजिए और जिम्मेदारी उठाइए काम करने की। इसीलिए शायद आप राजनीति में आए कि पहले आपने आंदोलन किया लेकिन कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आया, तो इसलिए आपने पार्टी बनाई कि सत्ता में आएंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा करके दिखाएंगे। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि हमें मेक इंडिया नंबर 1 बनाना है और आप किसी कोalition की बात नहीं कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले ही कोशिश कर रही है कि पूरे देश पर छा जाए? 130 करोड़ लोग जिस दिन खड़े हो गए, एक बार अन्ना आंदोलन में खड़े हुए थे, उस वक्त की सरकार हिल गई थी। 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो सारी सरकारों को काम करना पड़ जाएगा, हर राज्य सरकार को काम करना पड़ जाएगा। एक पॉजिटिविटी जो आएगी, आज इतना नेगेटिव हो गया है सारा एटमॉस्फेयर, इतना नेगेटिव हो गया है, ये लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, सारा दिन 24 घंटे लड़ना झगड़ना, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे देश के अंदर इकट्ठी करनी पड़ेगी। देश के टीचर्स, देश के डॉक्टर्स, देश के इंजीनियर्स, देश के किसान, देश के मजदूर, सब मिलके जब एक साथ धक्का मारेंगे, मेरा देश नंबर 1 बन जाएगा। पर ये होगा कैसे सर? प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ मैं कि या तो आपकी पार्टी सत्ता में आए या फिर आप प्रधानमंत्री बने, तब कुछ होगा जो आप कह रहे हैं नंबर 1 वाली बात जो आपकी। जनतंत्र में जनता तय करती है। जब ये सारे जन इकट्ठे होंगे तो ये तय करेंगे कि आगे कैसे चलेगा। लेकिन क्या करना है ये मेरे पास है। हमें शिक्षा ठीक करनी है, हमें स्वास्थ्य ठीक करना है, हमें बच्चों को रोजगार देना है, और ये हो सकता है। हमने 7 साल में दिल्ली में करके दिखाया है। 75 साल में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, देश को लूटा गया, इन्होंने अपने घर भरे। अब जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपने एक बयान तो सुना होगा केजरीवाल जी, अभी कुछ दिन पहले गुजरात, जहां पर आम आदमी पार्टी भी, you're testing political waters there, and a very prominent leader over there said that ये सपने दिखाते हैं। हाँ नहीं, वो मेरे अमित शाह जी ने बोला जी, था। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके इन वादों के उन्होंने लिए। तो अपनी सपनों का पार्टी के लिए व्यापारी बोला कह रहे था। उन्होंने कहा था भाई, अमित शाह जी ने ये कहा था भाई, जो सपने दिखाते हैं जनता उन पे भरोसा नहीं करेगी। सो मुझे नहीं उन्होंने कहा था जो भी आके कहे कि मैं 15-15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डालूंगा, उस पर भरोसा मत करना बिल्कुल भी। और जो भी आके कहे कि मैं दिल्ली में स्कूल अच्छे कराया, पंजाब में स्कूल अच्छे कराया, अब गुजरात में भी कर दूंगा, उस पर भरोसा करना। वो करके आया है। लेकिन सर, सपनों के बारे में कहा जाता है कि 2 तरह की विचारधाराएं। एक तो ये कहते हैं ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने सच होते हैं। दूसरा ये है कि सपने सपने ही होते हैं, हकीकत में नहीं बदलते। आप कौन सी वाली विचारधारा में हैं? नहीं, हमें देश के लिए सपने देखने चाहिए, समाज के लिए सपने देखने चाहिए। अच्छे समाज, अच्छा समाज बने, देश नंबर 1 बने। देश नंबर 1 भाषणबाजी से नहीं बनेगा। आजकल एक माहौल चल रहा है, ये वो क्या कहते हैं, ये देश को ऐसे बनाएंगे वैसे, भाषण दे आते हैं कहीं पे और फिर कहते हैं भाई देश नंबर। जब तक हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक हमारा देश फ्रांस के पास जाता है, जापान के पास जाता है, इसके पास जाता है, उसके हमारे को ये टेक्नोलॉजी दे दो जी, हमारे को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दो जी, हमारे को फलानी क्यों भाई? हमारे साइंटिस्ट्स में किसी बात की कमी है? हम सारी टेक्नोलॉजी खुद बना सकते हैं। एक मौका दो अपने साइंटिस्ट्स को। मैं IIT में गया था, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं अपने यहाँ। IIT में हमारे बैचमेट्स होते थे, सुपर इंटेलिजेंट, ऐसे ऐसे बच्चे होते थे जो कि कुछ भी कर सकते हैं। उनको मौका क्यों नहीं देता हमारा देश? हम बाहर से जाके टेक्नोलॉजी इंपोर्ट क्यों करते हैं?
हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को मौका दो, सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बनाएंगे। Arvind ji, Arvind ji, your political opponents who are in the opposition space, namely the Congress party, they've embarked on a yatra called Bharat Jodo Yatra. And they say that wherever you are going, you claim to be fighting the BJP, but in essence, you are weakening the Congress party. बी टीम ऑफ बीजेपी। Exactly. So, thank you for completing my thoughts. So, you are essentially a B team of the BJP. And in Gujarat also, you will basically weaken the Congress and thus help the BJP. आप एक चीज बताओ फ्रैंकली, मतलब कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है? Isn't Rahul Gandhi sufficient? What do you make of their Bharat Jodo Yatra? Because again, the intention is the same to. करें, अच्छा है, करना चाहिए सबको, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम। Arvind ji, you know, the point over here is that you started off with these ideas in 2011. I remember covering India against corruption. Then 2014 you won elections, 2015 you won, 2020 you won Punjab. You started by presenting a very idealistic scenario, which you are doing even now, right? But then we also saw Arvind Kejriwal visiting the Hanuman temple. So do you feel that as you are going along or trudging along this path of politics, you fear becoming like the rest and doing exactly what others do to fetch votes, to capture people's fancy? others don't go to हनुमान टेम्पल। सबको जाना चाहिए, सबको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, जब मैं छोटा था रोज मैं कई बार हनुमान चालीसा पढ़ता था, कई बार हनुमान जी की आरती करता था। जब भी कभी मुसीबत में हो, जब भी कभी डिप्रेशन हो, जब भी कभी तकलीफ हो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या तकलीफ है? लोग कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो अपने रास्ते से भटक गए। नहीं, रास्ते पे वापस आ गए। हनुमान जी की आरती करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, भक्ति करना अच्छी बात है। जिसका जो भी मन लगे, किसी का शिव जी में रखता है, किसी का भगवान राम में लगता है, जिसका जिस पे भी आस्था हो, सबको करना चाहिए। अरविंद जी, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चला है उससे ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जैसा बाकी पार्टियों के नेता दिखे थे वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता भी थे। हम बात करें जो सीबीआई की रेड हुई है, ईडी की रेड चल रही हैं, आज भी रेड हुई है, तो ये आरोप लगा रही हैं जो आपके विरोधी पार्टियां हैं कि आप अपने आप को कट्टर ईमानदार आपने बताया, लेकिन देखिए सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, ईमानदार नहीं है ये पार्टी, भ्रष्ट है ये पार्टी, ये विरोधी आपके आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई को क्या मिला मनीष जी के यहाँ से? कितने पैसे मिले? हाँ, पैसे तो अभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले तो मनीष जी के गांव गए, सोचा यहाँ शायद ज़मीन खरीद रखी हो, वहाँ ज़मीन भी नहीं मिली। फिर मनीष जी के बैंक गए, लॉकर में उन्होंने सोचा शायद कुछ, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, झुंझुना पड़ा था वहाँ पे एक बच्चे का। तो भ्रष्टाचार किस चीज़ का करा? ये लोग इतने दिनों से कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला। आप तो दोनों बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो, मेरे को जरा सा समझा दो ये घोटाला हुआ क्या, घोटाला है क्या? किसी को नहीं पता ये घोटाला है क्या। बीजेपी के 4 नेताओं को अलग अलग कमरे में बिठा दो, चारों से पूछो घोटाला क्या है, ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, और बाकी 2 कहेंगे हमें पता ही नहीं। इनका एक नेता कहता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली का टोटल बजट ही 70,000 करोड़ है। एक दूसरा नेता कहता है 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बड़ा नेता। 3 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। एलजी साहब ने एक रिपोर्ट भेजी, बोले 144 करोड़ का घोटाला हुआ। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ। और वो सीबीआई की एफआईआर में क्या लिखा है कि क्या घोटाला हुआ, उसमें लिखा हुआ है एक शराब वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। इसमें मनीष का क्या लेना देना है? मतलब घोटाला है क्या? बट अरविंद जी, तो मतलब वो
जैसे अन्ना जी कीचड़ फेंक रहे हैं, जम के कीचड़, रोज कीचड़ फेंक रहे हैं। स्टिंग आ गया जी, अरे स्टिंग आ गया तो सीबीआई से जांच करा के मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो, सवेरे से लेकर शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। Arvind ji, I remember in 2011 when the IAC movement was happening, you had proposed many times from stage that if there is an allegation of corruption against someone, then that person should, quit being in that spot. If there is a reasonable कुछ सबूत हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, शराब घोटाला है क्या, यही बता दो आप दोनों। आप चुप हो, आपको भी नहीं पता शराब घोटाला क्या। No, I'll tell you. See, the point is, I will go by मेरा ये No, because you've raised an allegation, I have to answer. If you have to give me a right to reply. The point is that I am waiting as a good journalist for an investigation to be completed, so that I can form my opinion on whether this was a scam or not. What is the allegation? The allegation is that the Aam Aadmi Party tried to give undue favors to a few people in the excise policy so as to get kickbacks, so that you could benefit. एक मिनट, सीबीआई की एफआईआर पढ़ी है, उसमें ये लिखा ही नहीं है जो आप कह रहे हो। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैं एक चीज़ सीबीआई की एफआईआर पढ़ लीजिए, सीबीआई की एफआईआर में ये कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो बीजेपी वाले एक दिन कुछ कह देते हैं, एक दिन कुछ कह देते हैं, एक दिन कुछ कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। So the thing is, why did you have to roll back the excise policy then? संकेत, just one second. On a serious note, दिल्ली के अंदर हमारे एक मंत्री ने एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांगे। मेरे पास ऑडियो क्लिप आई, केवल ऑडियो क्लिप आई थी, मीडिया को नहीं पता था अभी। मैंने अपनी मंत्री को कैबिनेट से बाहर करके मामला सीबीआई को सौंप दिया। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब के अंदर हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनकी एक ऑडियो क्लिप आई, ऑडियो क्लिप में वो किसी से पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। मीडिया को भी नहीं पता था, ऑपोजिशन को भी नहीं पता था। हमने पुलिस, वहां पे पुलिस हमारे पास है, पुलिस को बुला के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, अपने मंत्री को। लेकिन ये कीचड़ फेंकेंगे, झूठ बोलेंगे, ऐसे तो हमारी सारी कैबिनेट पे एक एक करके कीचड़ फेंक देंगे, हम सारे इस्तीफा दे दें बस। ये तो यही चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होगा यार, लड़ेंगे फिर। You realize that there is, in that sting operation, there is a claim that all those people who are being stung are there listed in the CBI FIR. Their name is mentioned there. सीबीआई जांच करके गिरफ्तार कर लेना मनीष को। मना कौन कर रहा है? मनीष तो छाती चौड़ी करके कह रहा है कि भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है, 4 दिन के अंदर, सोमवार तक आप इसकी जांच कर लो, सोमवार तक मेरे को गिरफ्तार कर लो, और नहीं तो सोमवार को प्रधानमंत्री जी मेरे से माफी मांग लें। अब इससे फालतू और क्या बोलेगा वो? नहीं, इसमें मैं एक चीज, जांच नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, रेड करेंगे, रेड में कुछ निकलेगा नहीं, और फिर रोज कीचड़ फेंकेंगे। ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये लोग, कभी आपने इन लोगों के मुंह से कोई पॉजिटिव बात सुनी है? जैसे मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली अच्छी कर दी, पानी अच्छा कर दिया, कभी दूसरी पार्टी वालों के मुंह से सुना हो इन्होंने कुछ कर दिया? रोज बैठ के बस गंद मचाना है, ईडी फेंकनी है, सीबीआई ये वो, मतलब 24 घंटे गंदी राजनीति, 24 घंटे गंदी। आप मेरे से पूछ रहे थे ना 75 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? अब कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे, केवल और केवल गंद मचाते हैं ये लोग। इस गंदी राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी देश के अंदर, ताकि युवाओं की एनर्जी को, किसानों की एनर्जी को, टीचर्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सके। एक जो आप बात कर रहे थे उस पर अपना पक्ष रखता हूँ कि ये चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को रिपोर्ट दी थी, और उसमें ये कहा गया कि 144 करोड़ रुपए का जो अलग अलग लाइसेंस धारक हैं उनको फ़ायदा मिला। लेकिन ये करप्शन था या नहीं था, ये जो है जांच में साबित होगा, कोर्ट में साबित होगा। इसलिए घोटाले वाली बात तो नहीं कह रहे हैं, आरोप कह रहे हैं हम। इसने उसको लिखी थी, फाइनली तो जो एफआईआर है वही होगी ना। सीबीआई की एफआईआर में ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गड़बड़ थी, ये सारी झूठी रिपोर्ट थी। सीबीआई की एफआईआर के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है, तो झूठ था सारा। अभी सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। इन्होंने पिछले 7 साल में मेरे पिछले 7 जन्मों का जांच कर ली इन्होंने। इंसान का
3000 साल का इतिहास है। पिछले 3000 साल में मैं नहीं समझता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी जांच हुई होगी जितनी इन लोगों ने हमारी कराई है, किसी भी देश में। इन्होंने हमारा बसें खरीदी, बसों की जांच करा ली 4 बार सीबीआई से जांच करा ली, कुछ नहीं मिला। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक की जांच करा ली। हमने स्कूल बनाए, स्कूलों की 4 बार जांच करा ली। हमने जो काम हम कर, सड़कें बनाई, सड़कों की इन्होंने जांच करा ली। इन्होंने शराब पॉलिसी की जांच करा ली, कुछ मिला। अब क्या हुआ सत्येंद्र जैन के केस में? सत्येंद्र जैन को 3 महीने से गिरफ्तार कर रखा है। कोर्ट ने पिछली 3 हियरिंग में कोर्ट बार बार इनसे पूछ रहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक सबूत तो दे दो। एक भी सबूत जब नहीं दे सकते थे तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत। केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में आके सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोला कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? Arvind ji, then just my final question on this excise policy. Why did you then feel the need to go back on the policy or और revert to the old अफसरों को policy? इतना ज्यादा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जैक्टली सेम एक्साइज पॉलिसी हमने पंजाब के अंदर लागू की है। 43% इंक्रीज इन रेवेन्यू, लूपहोल्स हैव बीन प्लग्ड। जितनी लीकेजेस होती थी सारी प्लग हो गई। दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं करने दिया, दिल्ली में हमारी फुल गवर्नमेंट नहीं है। अफसरों को इतना डरा दिया गया कि ऑफिसर्स जो हैं इस पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं थे। वी वर फोर्स्ड टू गो बैक टू द ओल्ड पॉलिसी। लेकिन एक्साइज के बाद में अब क्लासरूम की बात हो रही है, तो अब सवाल मेरा ये नहीं है कि आपके ऊपर क्या आरोप हैं, पर मेरा सवाल ये है कि आप खुश तो बहुत होते होंगे कि कम से कम डिस्कोर्स जो है वो एजुकेशन पर आ गया है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। भी मैंने देखा अमित शाह जी स्कूलों में गए थे देखने के लिए। मुझे लगता है शायद पिछले 27 साल से जब से बीजेपी की सरकार है, पहली बार अमित शाह जी किसी स्कूल में गए होंगे। तो स्कूलों में जाने के लिए तो इनको हमने फोर्स कर दिया। अब इनके सारे नेता स्कूलों में जा के बात कर रहे हैं। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, अच्छे मॉडल्स की बात होनी चाहिए। हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए। स्टैलिन साहब आए तमिलनाडु से, वो सीख के गए। अब वो भी वहाँ पे तमिलनाडु में दिल्ली की तर्ज पे स्कूल बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने अभी एक योजना लागू की है स्टैलिन साहब ने तमिलनाडु में, वो बहुत अच्छी योजना है। हम दिल्ली में सोच रहे हैं उसको लागू करने की। आंध्र प्रदेश में कोई अच्छा काम होता है, हमें सीखना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री भी मेरे से आके पूछेगा कि भाई मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाते हैं, स्कूल में सिखा दूंगा सबको। हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। Anything you would like to learn from a BJP chief minister? Yes, certainly. कोई भी अगर कोई अच्छा काम कर रहे होंगे बताएं, हम सीखेंगे उनसे, जरूर सीखेंगे। एक मैं before we throw this open to the audience, one question I wanted to ask you. You see, you were on an auto rickshaw in Punjab, in Gujarat. Now I see some BJP leaders also in an auto rickshaw in Gujarat. Today there was a book release function which likened the Prime Minister with Ambedkar. We see Ambedkar's picture in your programs also very prominently. Who's copying whom or who's appropriating what, according to you? मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। कोई भी किसी को भी कॉपी कर रहा हो, अच्छी चीज़ों की तो कॉपी होनी चाहिए। कोई भी अगर अच्छा काम करे, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। लेकिन पिछली बार हमने देखा था 2013 से ऑटो ड्राइवर ने आपका जो है बहुत साथ दिया। फिर पंजाब आप गए तो आपके जाने से पहले चन्नी साहब वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पहुँच गए। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर भी गए। तो ऑटो ड्राइवर से बहुत पुराना प्रेम है आपका? बहुत लगाव है। दिल्ली के ऑटो वालों ने हमारा जो पहला चुनाव हुआ था उसमें हमारा बहुत साथ दिया था। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे उस टाइम। हर ऑटो वाले ने अपने ऑटो के पीछे फ्री में हमारा पोस्टर लगा लिया, तो चलता फिरता हमारा एडवर्टाइजमेंट होता था पूरी दिल्ली के अंदर। Tell me something. I'm sure you must have seen what the Congress party has tweeted. They say that an absolutely identical question in Punjab where an auto driver asked you to come to his house to have dinner. On the exact same format, an auto driver in Gujarat also asked you to come to his house. So it almost appeared as if this is choreographed. So I want to ask you straight away, was this choreographed or was this genuinely done? मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं, कांग्रेस हमसे सीख के वो भी कर ले, वो क्यों नहीं करते? It's a best practice. Let them also follow it. Okay, let's throw this open for the audience now. We've got lots of youngsters over here. I'm sure they're raring to go, ask a lot of questions.
Yeah, sure. Please get up, identify yourself and ask your question. नमस्ते सर, मेरा नाम सोनू है और आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जैसे फ्री की बात करते हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, पानी बिजली दे रहे हैं, तो ये काम आप कैसे कर रहे हैं और क्या इससे हमारे देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई दिक्कत नहीं हो सकती है? क्या हमें आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। दो किस्म की राजनीति है। अभी तक जो राजनीति चलती थी उसमें पैसा, बैठो बच्चे, उसमें पैसा लूटते थे ये लोग, स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा पैसा लूट के भ्रष्टाचार कर करके इनका स्विस बैंकों में जाता था, इनके एसेट्स खरीदते थे, परिवार के लिए इस्तेमाल करते थे, दोस्तों के लिए इस्तेमाल। हमने ये भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, पैसा बचने लगा। जो पैसा बचने लगा उस पैसे से मैंने स्कूल बनवा दिए, स्कूल में बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना गुनाह है? क्या गुनाह है अच्छी शिक्षा देना? जोर से बताओ। पैसे बचे, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, अब स्विस बैंकों में एक पैसा नहीं जाता, सारा पैसा ईमानदारी के साथ जनता पे खर्च होता है। हमने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयाँ मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए। बताओ, जनता का फ्री इलाज करना गुनाह है क्या? नहीं। हमारे पास पैसे बचे और पैसे बचे, उससे हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड कर दिया, भाई 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, कहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी। ऐसा नहीं कि बिजली नहीं आती, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। हमने जनता, महिलाओं के लिए बसों के अंदर सफ़र मुफ्त कर दिया। कितनी महिलाएं हैं, कितनी बच्चियां हैं जो कॉलेज नहीं जा पाती थी, अब कॉलेज जा पाती हैं। कितनी महिलाएं हैं जिनको इसका, एक अम्मा है वो सब्जी बेचने जाती है, उसका आने जाने का खर्चा इतना हो जाता था, दिन की दिहाड़ी नहीं, पूरी सारी बस के खर्चे में निकल जाती थी। अब वो दूर तक सब्जी बेच आती है फ्री में, उसका बताओ उसमें क्या गलत है? सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दो मॉडल में से कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है, कि एक तो सारा पैसा चोरी करके स्विस बैंकों में ले जाओ, और दूसरा सारा पैसा बचा के जनता के ऊपर तरह तरह से उनके भले के लिए खर्च करो। ये बहुत अहम सवाल इसलिए है कि आपने पहले भी जवाब दिया होगा, लेकिन अभी भी लोगों के मन में है। कल मैं गुजरात से लौट रहा था तो एक टैक्सी ड्राइवर मुझसे, जब उससे पता लगा मैं दिल्ली से आया हूँ, तो वो पूछ रहा था केजरीवाल सब फ्री करता जा रहा है, तो लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए ये भले ही पैसा आपने भ्रष्टाचार खत्म करके आएगा। ठीक है। दिल्ली में हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली का बजट लॉस में नहीं है। सीएजी ने लिखा है, पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जिसका बजट लॉस में नहीं है, बाकी सारी सरकारें लॉस में चल रही हैं। वो लूटती हैं, वो सारा पैसा लूट के आपका पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं। हम लूटते नहीं हैं, इसलिए आपको फ्री भी देते हैं और बजट भी हमारा प्रॉफिट में जाता है। अगला सवाल, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सलाउद्दीन है। सर मेरा क्वेश्चन है कि इस देश में 130 करोड़ की आबादी है और सर हमारे पास बहुत खेल प्रतिभा है। हमारे गली मोहल्ले में सर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन बहुत सारे खेलते हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, बट स्टिल हमारा देश इन गेमों में नंबर 1 क्यों नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 130 करोड़ लोगों का देश, और जब बैठो 130 करोड़ लोगों का देश, और जब ओलंपिक्स होते हैं तो गिन चुन के 2-4 मेडल हम लोग लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन उस सारे टैलेंट के ऊपर नेताओं के बच्चे बैठे हैं, नेता बैठे हैं, किसी इस बोर्ड के ऊपर नेता का बेटा बैठा है, इस बोर्ड के ऊपर कोई और है ना। उनको खेलना नहीं आता, वो केवल और केवल लूटने के लिए, उस स्पोर्ट्स को लूटने के लिए बैठे हैं। हमने अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, उसकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो ओलंपिक मेडलिस्ट थी हमारी कन्नम मल्लेश्वरी जी, उनको हमने उसका वाइस चेयरमैन बनाया है। इस देश के अंदर प्रतिभा है। मैं, आप जैसे ट्रैफिक लाइट पे आप रुकते हो, आपने देखा होगा कि एक बच्चा आता है, आपकी खिड़की पे नॉक करता है, आप खिड़की खोलते हो और वो बच्चा वहाँ कलाबाजियाँ खानी चालू करता है, देखा है ना। फिर उसके ऊपर पास एक सर्कल होता है, सर्कल में से क्या फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उसकी, उसको जिम्नास्ट में खड़ा कर दो, वो चाइना को हरा के आ जाएगा। थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। क्या फ्लेक्सिबल बॉडी है उन बच्चों की, टैलेंट की कमी थोड़ी है अपने देश के अंदर।
ये राजनीति जो हो रही है स्पोर्ट्स के अंदर उसको ख़त्म करना है। दूसरा एक मॉडल अभी आया, जैसे हमने देखा हॉकी का, उड़ीसा ने हॉकी को अडॉप्ट किया, और मैं सोच रहा था ये मॉडल हम इसको नेशनली क्यों नहीं कर सकते। हर स्टेट को 2-2 स्पोर्ट्स दे दो, दिल्ली को 2 स्पोर्ट्स दे दो, हरियाणा को 2 स्पोर्ट्स दे दो, पंजाब को 2 स्पोर्ट्स दे दो। हमारे पास कम से कम 55 स्पोर्ट्स में टैलेंट ही टैलेंट क्रिएट हो जाएगा। वो स्टेट जो है उन 2 स्पोर्ट्स के अंदर पूरे देश से जितना भी टैलेंट है वो वहाँ जाएगा, वहाँ उसकी वो हमारे आपस में भी कंपटीशन हो जाएगा। और मेरा दिल कहता है कि अगली बार ओलंपिक के अंदर कम से कम 100 मेडल हम ना लाएं तो बता देना। I think let's get some ladies to ask. Yes, sure. Good evening, sir. My name is Hiranshi, and I first like to congratulate you on this great initiative, Make India #1. Thank And you. I think that for it to be successful, it has to be holistic and open to subjective interpretations. And I am in Women College, and one of the most concerning issue has to be women's security. And according to the latest NCRB report, Delhi has toppled when it comes to the list of one of the most unsafe cities for women. And it has happened for the 3rd consecutive year. Also for senior citizens as well. So what are your thoughts on that? I completely agree. In fact, I would like to flag 2 issues as far as women are concerned. 2 issues हैं, एक है women security और एक है women participation in Indian economy. दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। Yes, sir. Even here, I don't see women being represented. Like all the people standing there, I don't see women. But in the audience में काफ़ी हैं। But then you have to blame NDTV for that because audience was not brought by. बैठो। Women security is definitely a very serious issue. So we have to get I more wish- women to ask questions. Yes. I wish Delhi police was directly accountable to us. अगर दिल्ली पुलिस डायरेक्टली हमारे अकाउंटेबल होती तो दिल्ली के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे और स्टेप्स उठा सकते थे। हमारे हाथ में जितने स्टेप्स थे हमने किए। दिल्ली के अंदर जैसे स्ट्रीट लाइट्स हमारे अंडर में आता है, तो हमने स्ट्रीट लाइट्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया है दिल्ली के अंदर। CCTV कैमरे हमारे अंडर में आते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट टुडे पूरी दुनिया में सबसे डेंस नेटवर्क ऑफ CCTV कैमराज आर इन दिल्ली। तो हमारे हाथ में जितना है, अब पंजाब में पुलिस हमारे पास है। आई एम श्योर गिव अस अ फ्यू ईयर्स and Punjab will become the safest place as far as women's security is concerned. Number 1. Number 2, अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। महिलाओं में भी उतना ही इंटेलिजेंस है जितना मर्दों में है। महिलाओं को अगर हम मौका नहीं देते तो 50% देश की आबादी को आप इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखेंगे और उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इकोनॉमी के अंदर, हमें हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ और बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, तभी देश नंबर 1 बनेगा। बराबर का अधिकार ही दे रहे हैं। अगली लड़की है, पूछिए। Sir, I am Muskan. My question is, like recently you said that Gujarat is fully corrupted. So if Aam Aadmi Party wins, how you will deal with the corruption? जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया। Is it going to work? यस, इट वर्कड इन दिल्ली। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में हमने क्या किया, पंजाब में क्या किया। 2 लेवल पे होती है करप्शन। एक ऊपर के लेवल पे होती है, मंत्री खाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खाते हैं, अफसर खाते हैं पैसा, सारा पैसा चोरी हो जाता है, स्विस बैंकों में ले जाते हैं। एक मंत्री को मैंने दिल्ली में CBI को सौंपा था और एक मंत्री को हमने पंजाब में जेल में भेज दिया, सारे ठीक हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं है, सबको पता है यार ये बड़े पागल लोग हैं, अगर अपने मंत्री को ये जेल भेज सकते हैं तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल वॉज क्रिएटेड, नंबर 1। अब ऊपर के लेवल का करप्शन लगभग ख़त्म हो गया दोनों जगह, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। एक आम आदमी के लेवल पे जो करप्शन है, दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया है। पता है आप लोगों को 1076 नंबर। अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है, राशन कार्ड लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, कोई भी काम कराना है, आप 1076 पे फ़ोन करो। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, ऐसे आप बोलो कि मेरे को नया बिजली का कनेक्शन चाहिए। वहाँ से आवाज़ आती है कि आप कितने बजे घर मिलेंगे, हम आपके घर कितने बजे आके आपका काम करके जाएं।
अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल्ली सरकार का एक आदमी आपके घर आके आपका काम करके जाता है, तो करप्शन खत्म हो गई। ना नीचे के लेवल पे करप्शन है, ना ऊपर के लेवल पे करप्शन है। ऐसे ही गुजरात में भी करेंगे। अगला सवाल, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन स्टार्टअप से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहता है तो जो गवर्नमेंट है वो उसको मदद नहीं करती, बट जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं, मतलब विदेशों की गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको पूरा ध्यान देती हैं और स्टार्टअप्स में उसकी मदद करती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेक इन इंडिया के तहत क्या स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी? मेक इन इंडिया उनका है, मेक इंडिया नंबर 1 है ये। मेक इंडिया नंबर 1 के तहत दोनों अच्छे हैं जी, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो सर मेक इंडिया नंबर 1 के तहत जितने भी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं बच्चे, उनको मदद मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। मैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। मैं ये बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा। हमारे बैठो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज बना के गए थे। मैकॉले ने बनाया था 1830s में 40s में। वो सिस्टम उस टाइम बनाया गया था कि हर आदमी डिग्री लेने के बाद एक क्लर्क की नौकरी करने के लिए तैयार हो, अंग्रेज़ों के लिए क्लर्क बन सके। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमें ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल देना चाहिए था, हमने नहीं बदला। आज भी कोई बीकॉम, कोई बीए, कोई बीएससी, एलएलबी करने के बाद बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इसमें हमने दिल्ली सरकार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। दिल्ली में 11वीं और 12वीं के बच्चों को हमने बिजनेस करना सिखाया। हमने उनके दिमाग में भर दिया कि आपको नौकरी देने वाला बनना है, आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। आपको बिजनेस करना है, आपको नौकरी देने वाला, उनके दिमाग में भर दिया। हर बच्चे को हमने 2-2 हज़ार रुपये दिए दिल्ली सरकार की तरफ से, और उनको कहा इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा यार 2,000 रुपये में क्या बिजनेस होता है, पर वो पार्टनर बन सकते थे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 5 बच्चे एक साथ आए, उन 5 बच्चों ने मिला के 10,000 रुपये हो गए 2-2 हज़ार के हिसाब से। 10,000 रुपये से उन्होंने एक नई ड्रिंक बनाई। कॉफ़ी थी जिसमें कैफीन नहीं था, एक नई ड्रिंक बनाई और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करके, फेसबुक पे करके उसकी मार्केटिंग करी। अभी तक 2.5 लाख रुपए की बेच चुके हैं वो, 10,000 रुपये से 2.5 लाख। ऐसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 52,000 टीम्स काम कर रही हैं। 52,000 टीम बच्चों की जो बिजनेस कर रही हैं, 52,000 टीम्स। फिर हमने इन बच्चों को अमीर लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जिनके पास अरबपति खरबपति, उनको बुलाया, बच्चों ने प्रेजेंटेशन की और बच्चों ने उनसे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगी। सोचो, 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ जी, मैंने इतना तो कमा लिया, अब आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो ये जो कैफीन वाली ड्रिंक वाली बात कर रहा हूँ, इनको 19 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल गई एक इंडस्ट्रियलिस्ट से। अभी अपना बड़ा, आज दिल्ली सरकार के 11वीं और 12वीं क्लास के किसी बच्चे से बात कर लो, कोई बच्चा आपको ये नहीं कहेगा मेरे को नौकरी करनी है। एक बच्चा मेरे को मिला, बोला जी 10वीं क्लास में जब तक था ना, बड़ी टेंशन रहती थी, मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था, नंबर कमाते थे, मुश्किल से पास होता था, मुझे लगता था नौकरी नहीं मिलेगी। पर जब से मैं आप इस क्लास में आया हूँ 11वीं 12वीं में और ये बिजनेस करना चालू किया है, कहता मेरे को बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया, नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूँगा मैं। 1.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं करके निकलते हैं। ये 1.5 लाख बच्चे कल तक नौकरी ढूंढने वाले थे। अब इन 1.5 लाख में से 1 लाख बच्चों ने भी अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो आप सोचो, ये 2-2 3-3, एक आदमी 2-2 3-3 बच्चों को तो नौकरी देगा। ऐसी एक और टीम थी जिससे मैं रूबरू था। उस टीम की में एक लड़की प्रेजेंटेशन कर रही थी। उससे हमने पूछा आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कहते सर अब बस बढ़ने वाला है, अब हम 10 IIT के इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे IIT के 10 इंजीनियर्स को नौकरी देने जा रहे हैं। सपना कितना बड़ा हो गया इन बच्चों का। हमें ये बदलाव लाना पड़ेगा अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हमें बच्चों को नौकरी, बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा, नौकरी देने वाला बनाना पड़ेगा। पर एक और चीज़ है, ये स्टार्टअप के ऊपर हमने पॉलिसी भी बनाई है, बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। उनको दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है, उनको सब्सिडीज़ भी काफ़ी देते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो जो भी मदद हमारी लगेगी हम सारी मदद करेंगे।
हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिजनेस की तरफ जाएं, ना कि नौकरी मांगने वाले बने। क्योंकि आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि ऑडियंस में sorry. महिलाएं नहीं है. Let's have a show of hands. Let's see how many. I think there you go. Hello, sir. Yes, one by one. Yes, you first, and then the lady right here. Yeah. Hello, sir. I am Priyanshi, a student of Delhi University. So my question is that opposition parties are regularly putting allegations on Aam Aadmi Party, like the recent case of Manish Sisodia, sir, like we also discussed here. So what are the strategies of Aam Aadmi Party to counter them and to tackle them? Like, what is your plan to make public believe that your party is innocent and that allegations are false? जनता देख रही है बच्चे, जनता देख रही है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ यार, मनीष सिसोदिया रोज़ सवेरे 6 बजे उठ के, रोज़ सवेरे पिछले 7 साल से 3 या 4 स्कूलों की विज़िट करके आता है। उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कायाकल्प कर दिया। कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा होगा जो स्कूलों की सोचेगा? कौन भ्रष्टाचारी करप्ट आदमी ऐसा होगा जो कि बच्चों के भविष्य की सोचेगा? कौन करप्ट आदमी ऐसा होगा जो सुबह 6 बजे उठ के और स्कूलों के चक्कर? भ्रष्ट आदमी तो रात को दारू पिएगा, थोड़ा ऐश वैश करेगा, सवेरे लेट उठेगा। ये सुबह रोज़ सवेरे 6 बजे उठ के ये स्कूलों के चक्कर काटता है। तो हमें इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम इनके साथ तू मैं नहीं घुसना चाहते। जनता देख रही है, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, हम वो अच्छा काम करते रहें, बस यही हमारा मकसद है। अगला सवाल। Let's take. I think we should take 2 last questions because we are running out of time. The lady right here. चलिए आप। Yeah. नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अनुषा, MA पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर 75 साल बाद भी देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तो सर, हम सभी स्टूडेंट्स इसको व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। सर मेरा ये है कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है या तो फिर उसके रिज़ल्ट टाइम से नहीं आते, और रिज़ल्ट टाइम से आते तो मेरिट के अनुसार हमें जॉब्स नहीं मिलती है। और सर बात की जाए प्राइवेट की तो वहाँ तो मिलती ही नहीं है। तो सर इतना पढ़ने के बाद, इतनी डिग्री कलेक्ट करने के बाद सर हम प्यून जैसी छोटी नौकरियों के धक्के खा रहे हैं सर। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये सब कब बदलेगा और इस स्थिति में कैसे बनेगा भारत नंबर 1? बिल्कुल सही कहा। मैंने तो बोला था कि जब तक हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं होगा, युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, हमारे युवाओं की एनर्जी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में हमने 2-3 स्टेप्स उठाए हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इतना करप्शन हो गया, पेपर लीक। दिल्ली में पेपर लीक नहीं होते, उनकी सरकारों में पेपर लीक होते हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल में पेपर लीक हमारे से पहले होते थे, अब नहीं होते। इसको करप्शन को ख़त्म करना चाहिए जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। दिल्ली सरकार में रोज़गार पैदा करने के लिए एक तो हमने 2 लाख नई सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 7 साल में। इतने मोहल्ला क्लिनिक बने, इतने स्कूल बने, इतना नई नई चीज़ें बनी, तो 2 लाख नई सरकारी नौकरियां दी हैं। 10 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियों का इंतज़ाम किया। ये कैसे किया? बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर नौकरी ढूंढने वाले भी बहुत लोग हैं और जो नौकरी देने वाले हैं वो भी हैं। नौकरी देने वाले को ये नहीं पता कि मैं कहाँ ढूंढ के लाऊं जिस तरह का मेरे को आदमी चाहिए। मान लो एक छोटा सा कोई किसी की दुकान है, हलवाई की दुकान है, उसको कोई आदमी चाहिए, उसे नहीं पता मैं कहाँ से लेके आऊँ। किसी की फैक्ट्री है, उसको नहीं पता मैं कहाँ से लेके आऊँ। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया, उस जॉब पोर्टल में हमने कर दिया भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो यहाँ पे लिख दें कि क्या किसके, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी यहाँ पे रजिस्टर करें। 10 लाख बच्चों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है उस जॉब पोर्टल के ज़रिए, 10 लाख बच्चों को। लेकिन ये दोनों छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ वही है जो मैंने अभी बताया। हमने जो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को बिज़नेस करना सिखाया, इसको अब हम कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं। कॉलेजेस में डिग्री लेवल पे, फाइनल ईयर में और 3rd ईयर में हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, बिजनेस करना सिखाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि ये एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कि कॉलेज से निकलने के बाद बच्चे फिर नौकरी ढूंढना बंद कर देंगे, वो नौकरी देने वाले बनेंगे। ये असली वो होगा। All right, we've completely run out of time. Thank you very much. People are raring to go, Mr. Kejriwal, but I believe
We have to wrap this. We'll have to put an end to this. Otherwise, he'll spend the whole evening here. Thank you. What do you say, Mr. Kejriwal? What do you say? A lot of people want to ask questions. Should we take one more, if that's okay? We can take one more. Sure. Right there at the back. The girl right at the back. कहाँ पे मैं इसको चेक कराता हूँ मेरी Okay, we've completely run मैं out of चेक time. कराता हूँ मेरी नॉलेज में नहीं था इफ इट इज सो इसको तुरंत मैं ठीक कराता हूँ Okay. आई विल गेट इट डन Okay, I'm going to have to put an end आई to विल this. गेट इट डन Thank you very much. I think an important issue has been raised, but Mr. Kejriwal, thank you so much for your time and all the best for your political mission and also making India number one. Thank you very much. थैंक यू सो मच थैंक यू